हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स सिद्धांत। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लेक्चर नंबर 2 में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज कूलॉम्स लॉ। स्पेलिंग ध्यान रखना है, कूलॉम्स लॉ। और फिर हम लोग इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे जो कि मैकेनिक्स से रिलेटेड होगा, और मैकेनिक्स को डायरेक्टली इसके प्रॉब्लम्स में इंटीग्रेट किया जा सकता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के प्रॉब्लम में। दैट मीन्स कूलॉम्स लॉ के प्रॉब्लम्स में मैकेनिक्स को डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं। मैकेनिक्स के ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स को इसके साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है। तो हम लोग देखेंगे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम हम लोग मैकेनिक्स के प्रॉब्लम को इसमें इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे, फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 2। तो कूलम्स एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से हम लोग दो चार्जेस के बीच में फोर्स का रिलेशन लिख सकते हैं। सपोज दो चार्ज है मेरे पास, एक Q1 है और Q2, तो हम लोग इसके बीच का फोर्स का रिलेशन किस तरह से निकाल सकते हैं, ये हमें कूलम्स ने बताया। सपोज मेरे पास दो चार्ज है Q1 और Q2 जिनके बीच का सेपरेशन इज R। तो कूलम्स लॉ को समझने से पहले हम लोगों को यह समझना पड़ेगा कि एक पॉइंट चार्ज क्या होता है। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट चार्ज की। तो पॉइंट चार्ज ऐसा चार्ज होता है जो कि बहुत छोटा होता है, ठीक है। अब उसका साइज बहुत छोटा होता है, लेकिन कोई भी चीज हम लोग छोटा या बड़ा जब बोलते हैं तो हम लोग किसी के रेस्पेक्ट में बात करते हैं। तो अभी हमें बताना पड़ेगा कि किसके रेस्पेक्ट में। तो ये छोटा साइज होता है इस चार्ज का किसके रेस्पेक्ट में। तो सपोज हम लोग इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस देख रहे हैं। सपोज एक Q1 और Q2 की हम लोग बात कर रहे हैं। तो Q1 का जो साइज है, Q1 चार्ज का जो साइज है वो अगर छोटा है कंपैरिजन टू ये डिस्टेंस R डिस्टेंस जिसके बीच में हम लोग इंटरेक्शन फोर्सेस निकाल रहे हैं, Q1 और Q2 के बीच में हम लोग बेसिकली इंटरेक्शन फोर्सेस निकाल रहे हैं। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इसके रेस्पेक्ट में अगर जो चार्ज है उसका साइज अगर छोटा होता है तो हम लोग बोलेंगे दिस इज अ पॉइंट चार्ज एंड कूलम्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए हमें पॉइंट चार्ज का कॉन्सेप्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कूलम्स लॉ को समझने के लिए। इसीलिए ये पहला पॉइंट मैंने दिया है कि पॉइंट चार्ज, व्हाट इज पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज if the size of the charge bodies are much smaller than the distance separating them, तो ये distance separating them is r। अगर इस r के रेस्पेक्ट में the size of Q1 and Q2 are very small, then हम लोग बोलेंगे these can be represented as these charges can be represented as point charge। अब अगर हम लोग बात करें कूलम्स लॉ की, तो लॉ इज ऑलवेज एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। एक जो लॉ होता है दैट इज ऑलवेज एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। तो कूलम्स ने चार्जेस के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए, बहुत सारे चार्जेस के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करते गए और ये फाइनली उन्होंने ये लॉ दिया बेस्ड ऑन हिज एक्सपेरिमेंट ऑन चार्जेस, ठीक है। अब क्या लॉ है इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि सपोज मैं दो चार्ज की बात करूं, पॉइंट चार्ज इन्होंने बताया था कि दो पॉइंट चार्ज है Q1 और Q2, और अगर इनके बीच का जो सेपरेशन है, इफ सपोज दैट सेपरेशन इज R, तो इन Q1 जो Q2 पे फोर्स लगा रहा होगा या Q2 Q1 पे जो फोर्स लगा रहा होगा उसके बारे में इन्होंने कमेंट किया। तो दैट फोर्स उन्होंने पाया क्या एक्सपेरिमेंट से कि दैट फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दैट मींस F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। मतलब दो चार्ज अगर सेपरेटेड है, अगर उनके बीच की दूरी अगर सपोज 1 मीटर है और उस चार्ज को मैं अगर 2 मीटर में लेके जाता हूं, तो उनके बीच का जो फोर्स है वो 1/4 कम हो जाएगा, 1/2²। शुरू में 1/1² के प्रोपोर्शनल था, बाद में 1/2² के प्रोपोर्शनल हो गया, दैट मींस 1/4 हो गया सेम चार्ज को अगर मैंने रखा। तो उन्होंने वही देखा कि अलग अलग चार्जेस के साथ वो अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट करते गए, और उन्होंने देखा कि अगर मैं डिस्टेंस को बढ़ाता हूं, मैं दो चार्जेस के बीच के डिस्टेंस को बढ़ाता हूं मैं, तो जो ये फोर्स है वो स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो उन्होंने ये चीज एक्सपेरिमेंटली ये चीज बता दिया कि दैट फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो उन्होंने बात किया पहले इंपॉर्टेंट चीज कि टू पॉइंट चार्जेस के बारे में बात किया। तो कूलम्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, बिटवीन द चार्जेस, ठीक है। तो ये चीज हमने देखा। अब उन्होंने तीसरा चीज देखा दैट फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, दैट मींस F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2, ठीक है, directly proportional to the product of the magnitude of the two charges. F is directly proportional to Q1 into Q2। और एक जो लास्ट चीज है जो सबको मिस करते हैं, ये जनरली सबको अपने स्टेटमेंट में मिस करते हैं, दैट इज एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, ठीक है। ये Q1 और Q2 है, तो इनके बीच का जो फोर्स होगा दैट विल बी एक्टिंग अलोंग द लाइन जॉइनिंग Q1 एंड Q2। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस चीज को ध्यान से देखो क्योंकि ये बार बार ये स्टेटमेंट
छूट जाता है या फिर कभी इस पे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। ठीक है, तो दिस फोर्स शुड एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग Q1 एंड Q2। दो पॉइंट चार्जेस के बीच में होता है जो कूलम्स लॉ है, दैट इज वैलिड फॉर 2 पॉइंट चार्जेस, और दैट उसका जो फोर्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, एंड दिस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 चार्जेस Q1 एंड Q2। तो इसको हम लोग अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के साथ अगर लिखना चाहें तो दिस फोर्स कैन बी रिटन एज कुछ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K into Q1 into Q2 divided by R square, and this is called Coulomb's law। ठीक है, and it should act along the line joining Q1 and Q2, very important। ठीक है, तो इस तरह का एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे उन्होंने एक लॉ को बताया, कूलम्स ने इस लॉ को बताया, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज कॉल्ड कूलम्स लॉ। अब जो नेक्स्ट हमारे पास सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, एक साइंटिफिक अप्रोच से अगर हम लोग सोचे तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि हाउ कूलम मेजर द अननोन चार्ज। तो इस तरह के सवाल हमारे दिमाग में आने चाहिए। अगर हम लोग किस फिजिक्स को पढ़ रहे हैं तो इस तरह की सोचने की कैपेबिलिटी हमारे अंदर आनी चाहिए कि आखिर कूलम को कैसे पता चला कि दो चार्ज उन्होंने सपोज Q1 एंड Q2 की बात करी, तो इनका चार्ज का वैल्यू कैसे कितना है वो कहां से उन्होंने मेजर किया। आज के जमाने में हम अगर बात करें तो किसी चार्ज को हम लोग कूलम के टर्म्स में मेजर कर देते हैं, बट ये तो कूलम ने दिया हुआ है ना, ये उस समय चार्ज को मेजर करने का कुछ भी हमारे पास डिवाइस नहीं था, या फिर हम लोग चार्ज को उस जमाने में मेजर कर नहीं सकते थे। फिर कूलम ने इस तरह का स्टेटमेंट कैसे दे दिया बिना इस दोनों चार्ज को मेजर किए हुए, कैसे उन्होंने मेजर किया और किस तरह से उन्होंने Q1 और Q2 के बीच का सेपरेशन करके देखा कि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और किस तरह से देखा कि दोनों को चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये फोर्स आ रहा है जो फोर्स हमने अभी बात की। ठीक है, तो इस तरह का साइंटिफिक अप्रोच हमारे दिमाग में आना चाहिए, और हमें यह चीज समझ आना चाहिए कि किस तरह से उस साइंटिस्ट ने उस जमाने में, जब हमको पता नहीं था कि चार्ज का यूनिट क्या है, कुछ चार्ज मेजर करने का हमारे पास कुछ भी तरीका नहीं था, तो किस तरह से उन्होंने दिमाग लगाया। बिल्कुल बेसिक अप्रोच से वो गए और उन्होंने क्या किया कि 2 स्फीयर्स लिए। ठीक है, सपोज मेरे पास 2 स्फीयर्स है इस तरह से, अगर मैं क्या करता हूं कि इस स्फीयर में अगर सपोज चार्ज Q है, मुझे नहीं पता ये कितना Q है, कुछ भी Q होगा, कुछ भी चार्ज है, मुझे बस इतना पता है कि एक स्फीयर जो है, सपोज दिस स्फीयर इज इलेक्ट्रीफाइड मतलब इसके पास कुछ चार्ज है, Q चार्ज है, पता नहीं कितना भी चार्ज है, मैं मेजर नहीं कर सकता हूं। अब मैं क्या करूंगा कि अगर मैं इस कंडक्टिंग बॉडी के पास एक दूसरा कंडक्टिंग बॉडी लेके आऊंगा, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि क्या होता है कि सपोज कोई भी कंडक्टिंग बॉडी में हम लोग बात करें, किसी भी कंडक्टिंग बॉडी में जो चार्ज होता है, सपोज पॉजिटिव चार्ज है, वो इसके सरफेस पे इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है कोई किसी भी कंडक्टिंग बॉडी में। तो Q चार्ज अगर हम लोग एक कंडक्टिंग बॉडी में इस तरह से देखें, कंडक्टिंग स्फीयर्स में देखें, तो यूनिफॉर्मली वो पूरे सरफेस में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो उन्होंने इस एक को तो चार्ज रखा था, एक चार्ज बॉडी जो इसके बारे में हमने बात किया था, फर्स्ट बॉडी वो इलेक्ट्रीफाइड था, तो उसको एक दूसरे अनचार्ज बॉडी, दैट मींस एक दूसरे स्फीयर के पास इस तरह से लेके आए। तो अब क्या होगा कि इसका जो पहले वाले का जो था चार्ज, वो दूसरे वाले के चार्ज में भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये जो चार्ज था Q पहले वाली बॉडी के पास, वो दूसरे वाले बॉडी के पास भी चला जाएगा। कैसे? ये इस तरह से टच है, अब ये जो चार्ज है Q चार्ज, वो पूरे का पूरे इस तरह से कंडक्टर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और हम लोग सिमेट्री से देख सकते हैं कि ये इसके पास अब जो चार्ज हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू Q/2, और दूसरे के पास भी Q/2। तो पहले के पास भी Q/2 और दूसरे के पास भी Q/2, इस तरह से यूनिफॉर्मली डिवाइड हो जाएगा बिकॉज ऑफ सिमेट्री। तो ये दोनों अब ये दोनों इलेक्ट्रीफाइड हो गए। सपोज A था और B था, दोनों अब चार्ज Q/2 से इस तरह से इलेक्ट्रीफाई हो गए। दोनों में Q/2 चार्ज आ चुका है। अब ये जो चार्ज आ चुका है, तो अब हम लोग किसी भी बॉडी में, मुझे अभी पता नहीं है कि कितना चार्ज है, Q चार्ज है मेरे पास, उस समय मेजर भी नहीं कर सकते थे। अब इस चार्ज को क्या करेंगे, अभी हम इसके पास अब Q/2 वाले चार्ज के पास अगर कोई दूसरा बॉडी लेके आएंगे तो हम लोग इसमें Q/4 भी देख सकते हैं। इसमें हम लोग अभी Q/2 अगर Q/2 वाले को लेके गए तो Q/2 से मैं Q/4 बना सकता हूं, Q/4 से मैं Q/8 बना सकता हूं, और इस तरह से वो बना के अलग अलग चार्ज को रखा उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने रिलेशन देखा, उस चार्ज का रिलेशन देखा, और उसमें फोर्स में किस तरह से Q1 और Q2 का इस तरह से प्रोपोर्शनलिटी में, इस तरह से दोनों का प्रोडक्ट का जो हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी आता है फोर्स का दोनों चार्ज के बीच में, वो रिलेशन उन्होंने इस तरह से जस्टिफाई किया। ठीक है, कि किस तरह से अननोन चार्जेस हैं, अननोन चार्जेस के बीच में ये जो चार्ज है दैट इज, इसका वैल्यू इज अननोन,
बट हमें पता है कि एक में Q है, दूसरे में Q/2 वाला मेरे पास भी है, एक Q/4 भी बना के रखा है, तो उनके साथ उसका इंटरेक्शन उन्होंने देखा और ये रिलेशन को उन्होंने जस्टिफाई किया। तो ये अप्रोच होता है, ये एक साइंटिफिक अप्रोच होता है, ठीक है। वो तभी बिल्डअप होता है जब आपका बेसिक क्लियर हो, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो बेसिक। तो ये समझना इसलिए जरूरी था। बस न्यूमेरिकल सॉल्व करना हमारा मेन मकसद नहीं है, न्यूमेरिकल भी हम लोग सॉल्व करेंगे, अच्छे अच्छे लेवल्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, बट एक अप्रोच हमारे अंदर डेवलप होना चाहिए। अब अगर हम लोग बात करें कि 1 कूलम को किस तरह से डिफाइन किया गया, तो जैसा कि हमने देखा था कि फोर्स दैट इज इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। तो इस तरह का फोर्स था, चार्ज मेरे पास Q1 है और Q2 है। तो 1 कूलम को किस तरह से डिफाइन किया गया कि सपोज अगर मैं दो चार्ज हैं, इनके बीच का जो सेपरेशन है उसको अगर 1 मीटर रखूं, दैट मीन्स आर दैट इज इक्वल टू मेरे पास 1 मीटर हो, और ये चार्ज अगर 1 कूलम हो, ठीक है, उल्टे तरीके से हम लोग इसको डिफाइन कर रहे हैं। ये चार्ज अगर मैं 1 कूलम रखता हूं और आर को 1 मीटर रखता हूं, तो वैक्यूम में K की जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। तो ये वैल्यू अगर मैं यहां पर पुट करता हूं तो फोर्स मेरे पास आ जाता है 9 इंटू 10⁻⁹, बिकॉज ये सारे जो टर्म है ये 1 1 1 1 हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरह से डिफाइन करते हैं कि 1 कूलम इज द चार्ज। ये जो चार्ज है, अगर चार्ज इज 1 कूलम, उल्टे तरीके से डिफाइन करेंगे चार्ज को। अगर मैंने 1 कूलम रखा, या फिर हम लोग 1 कूलम इज द चार्ज दैट वन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम अदर चार्ज। तो एक दूसरे चार्ज को हमने 1 मीटर की दूरी पर रखा, ठीक है, ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड इन वैक्यूम में, इसलिए क्योंकि वो मीडियम की प्रॉपर्टी होती है, 9K की जो वैल्यू रहती है वो वैक्यूम पे डिपेंड करती है। एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ रिपल्शन ऑफ मैग्नीट्यूड 9 इंटू 10⁹। तो इस तरह से हमने उल्टे तरीके से चार्ज को डिफाइन कर दिया कि दो चार्ज हमने डिफाइन किया, दो चार्ज ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड। अगर दो चार्ज ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड को हमने अगर एक वैक्यूम के अंदर रखा एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, तो उनके बीच का जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा दैट इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन। तो अगर ऐसा होता है देन दिस चार्जेस आर ऑफ द मैग्नीट्यूड 1 कूलम, ठीक है। तो 1 कूलम का चार्ज होगा इनके ऊपर। तो हमने देखा फोर्स को हमने डिफाइन किया K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और K हमने डिफाइन किया 9 इंटू 10⁻⁹, और इसकी यूनिट हमने किस तरह से लिखी थी, ये फोर्स का यूनिट हो गया न्यूटन, आर स्क्वायर इधर से मल्टीप्लाई हो गया मीटर स्क्वायर, पर Q1 Q2 हो गया कूलम स्क्वायर। तो इस तरह से हम K की यूनिट को लिख सकते हैं। अब ये जो वैल्यू हमने डिफाइन किया 10 इंटू 10⁻⁹, दिस इज वैलिड फॉर वैक्यूम, ठीक है, ये सिर्फ वैक्यूम के लिए ही वैलिड है। तो वैक्यूम में हमने K को किस तरह से डिफाइन किया, K दैट इज इक्वल टू 1/4πε0, ठीक है। अब इसके डिटेल में हम लोग जब इलेक्ट्रिक फील्ड बातें करेंगे तो उस समय हम लोग डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे कि परमिटिविटी क्या होती है। अभी मैं बस समझने के लिए बताता हूं कि इसको हम लोग किस तरह से समझ सकते हैं। ये जो ε0 हो गया दैट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं, या फिर वैक्यूम की परमिटिविटी होती है। ये एक मीडियम की प्रॉपर्टी होती है, जो परमिटिविटी होती है वो एक मीडियम की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो उसी तरह से हम लोग बात करें, सपोज हम लोग दो चार्ज को ले जाएं, एयर में ले जाएं, तो एयर की परमिटिविटी कुछ अलग होगी। उसी दो चार्ज को हम एक पानी में ले जाएं तो पानी की परमिटिविटी अलग होगी। उसी दो चार्ज को हम लोग तेल में ले जाएं तो पानी की परमिटिविटी, जो तेल की परमिटिविटी है वो अलग हो जाएगी। तो अलग अलग मीडियम में परमिटिविटी अलग होने की वजह से दो सेम चार्ज पे सेम डिस्टेंस रखने पे अलग अलग फोर्सेस आएंगे, ठीक है। दो चार्ज डिस्टेंस सेपरेट किया सपोज r, और उन दोनों को हम लोग ले गए पानी में तो उसमें अलग फोर्स आएगा। उसी दोनों चार्ज को हम लोग ले गए तेल में तो उसमें अलग अलग फोर्सेस आएंगे दोनों के बीच में। तो ये एक जो मीडियम होती है उसकी प्रॉपर्टी होती है, जो एप्सिलॉन हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है। एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो एक्चुअल में देखा जाए तो जो K की जो वैल्यू होती है दैट इज नथिंग बट 1/4πε। इस तरह से हमको डिफाइन करना चाहिए। वैक्यूम के लिए 1/4πε0 बोलते हैं बिकॉज परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इज ε0, और उसकी जो वैल्यू दी जाती है दैट इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इस तरह से हम लोग वहां की परमिटिविटी डिफाइन करते हैं। अब इसको हम लोग थोड़ा सा अगर ध्यान दें तो परमिटिविटी हम लोग किस तरह से डिफाइन करते हैं कि कभी भी कोई भी चार्ज की वजह से कुछ इंटरेक्शन फील्ड डेवलप होती है, ठीक है। एक चार्ज हमने यहां रखा और एक चार्ज यहां रखा, तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लेंगे तो हमें चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी। तो इसकी वजह से कुछ फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरह से फील्ड डिफाइन हो रही है और उसी की वजह से फोर्सेस आ रहे हैं। तो अगर जिस भी मीडियम की परमिटिविटी ज्यादा होती है
दैट मीन्स वो इंटरेक्शन फोर्सेस को उतना कम करने की कोशिश करते हैं। और जिस मीडियम की जो परमिटिविटी होती है वो कम होती है, वो इंटरेक्शन फोर्सेस को एक्चुअल में इंटरेक्शन फोर्सेस को ये कम ही करती है। परमिटिविटी जो रहती है वो इंटरेक्शन फोर्सेस को कम ही करती है। अगर हम लोग बात करें वैक्यूम में, तो इंटरेक्शन फोर्स मैक्सिमम वैक्यूम में होते हैं। जो भी फोर्स हम लोग निकाल रहे हैं, जो के की जो हम लोग मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहे हैं, वो वैक्यूम में ही होती है। और जैसे जैसे परमिटिविटी बढ़ती जाती है, परमिटिविटी अगर मीडियम की बढ़ती जाती है, तो वो इंटरेक्शन फोर्सेस को कम करने लगते हैं। और कम इसलिए करते हैं, अगर चीजों को अगर समझना है तो, क्योंकि ये क्या होता है ना कि परमिटिविटी मतलब होता है कि जो मीडियम कितने अच्छे से पोलराइज हो सकते हैं। ठीक है, तो मीडियम में बहुत सारे मतलब मॉलिक्यूल्स होंगे, बहुत सारे इस तरह से एटम्स होंगे, वो क्या होते हैं कि वो पोलराइज होते हैं। और पोलराइज होने की वजह से वो क्या करते हैं, वो फोर्सेस को अपोज करने लगते हैं। एक उल्टी तरह की फील्ड जनरेट होती है मीडियम के अंदर में। ज्यादा इसको डिटेल में मत समझो, बट पोलराइजेशन की वजह से ये क्या होता है कि इसके फील्ड को कम करने की कोशिश करते हैं। और जिसकी परमिटिविटी जितनी ज्यादा, उतनी उसमें पोलराइजेशन ज्यादा। और मीडियम की इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करेंगे, बेसिकली फील्ड को कम करेंगे, तो उसकी वजह से इंटरेक्शन फोर्सेस कम हो जाते हैं। तो फील्ड एक बार पढ़ लोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये चीज और ज्यादा क्लियर होगी। बट जब के की बातचीत आ गई तो हमें ये चीज समझ में आना चाहिए कि हम लोग अलग अलग मीडियम में चार्जेस को अगर लेके जाते हैं, तो उनके बीच का जो फोर्स है वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग होगा। इवन इफ हम लोग दोनों के बीच का सेपरेशन सेम रखे, चार्जेस सेम रखे, एवरीथिंग सेम, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर सेम रखे, बट अलग अलग मीडियम के लिए जो के की वैल्यू है वो अलग अलग होगी, बिकॉज ऑफ द वैल्यू ऑफ परमिटिविटी ऑफ डिफरेंट मीडियम। अब अगर हम लोग बात करें कूलम्स फोर्स के नेचर की, तो कूलम्स फोर्स को हमने और एक टर्म डिफाइन किया था कूलम्स फोर्स के लिए, इसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अगर बात करें एक सेंट्रल फोर्स की, तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को सेंट्रल फोर्स से रिलेट कर सकते हैं? तो हम लोग उसको देखते हैं। तो एक सेंट्रल फोर्स को हम लोग पहले डिफाइन करते हैं। तो एक सेंट्रल फोर्स क्या फोर्स होता है कि जो कि अलोंग द सेंटर एक्ट करे, अलोंग द सेंटर, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इसका जो सेंट्रल फोर्स होता है, दैट फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ आर, रेडियस वेक्टर के जो रेडियस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है उसका फंक्शन होता है। इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सपोज मैं बात करूं, अगर सपोज ये मेरे पास एक ओरिजिन है, या फिर इसको हम लोग सेंटर की तरह कंसिडर करें, एक पार्टिकल है, इस पे अगर फोर्स जो लग रहा है, ठीक है, वो अलोंग द सेंटर लग रहा है, मतलब वो या तो इस तरफ लगे या तो इस तरफ लगे, अलोंग द सेंटर इस तरह से लग रहा होगा, और उसका जो मैग्नीट्यूड है दैट शुड बी द फंक्शन ऑफ आर। ठीक है, ये सपोज पार्टिकल का पोजीशन है P, तो P पे जो फोर्स लग रहा है वो या तो अलोंग द सेंटर लगे, दैट मीन्स टुवर्ड्स लगे, या तो अवे, टुवर्ड्स या अवे फ्रॉम द सेंटर लगे, इस तरह से। और उसका जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है दैट शुड बी द फंक्शन ऑफ आर। अगर इस तरह का केस सेटिस्फाई हो रहा है तो हम लोग बोलते हैं कि ये एक सेंट्रल फोर्स है। ठीक है, अब ये जो फंक्शन, फोर्स का जो फंक्शन है आर के टर्म, आर का फंक्शन मैंने बोला, तो आर का फंक्शन हो सकता है आर स्क्वायर का, आर क्यूब का, रूट आर, या फिर आर का किसी भी तरह का फंक्शन होगा। तो अगर हम लोग एक कूलम फोर्स के लिए देखें, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम लोगों ने कैसे डिफाइन किया था कि सपोज ओरिजिन पे मैं एक चार्ज रखता हूं Q1, और इस पॉइंट P पे मैं रखता हूं चार्ज दूसरा Q2, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो डिपेंड करेगा कि Q1 Q2 क्या नेगेटिव या पॉजिटिव है। उसके बेसिस पे ये फोर्स या तो इधर लग सकता है या तो इधर लग सकता है। मतलब ये एक चीज तो सेटिस्फाई कर रहा है कि ये अलोंग द सेंटर ये एक्ट कर रहा है। ठीक है, एक पार्टिकल को मैंने एक पोजीशन जिसको हमने सेंटर एज्यूम किया हुआ है, ठीक है, उसको हमने ओरिजिन में रखा है, तो टुवर्ड्स द ओरिजिन या अवे फ्रॉम द ओरिजिन लग रहा है। और दूसरा केस, इसका जो फोर्स होता है दैट इज इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, दैट मीन्स F इज अ फंक्शन ऑफ आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या है? डिस्टेंस बिटवीन origin to that point. So this function, this force is a function of R. तो ये एक सेंट्रल फोर्स के फंक्शन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये एक सेंट्रल फोर्स को सेटिस्फाई हो रहा है। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि कूलम फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स। तो मैं यहां लिखता हूं कूलम्स फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया ये, कूलम्स फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसे ही मैंने बोला कि एक सेंट्रल फोर्स है, वैसे ही मैं बोल सकता हूं कि दिस इज अ कंजर्वेटिव फोर्स।
क्योंकि सारे सेंट्रल फोर्स आर कंजर्वेटिव, ऑल सेंट्रल फोर्स आर कंजर्वेटिव। कन्वर्स इज नॉट ट्रू, मतलब सारे कंजर्वेटिव फोर्स इज नॉट अ सेंट्रल फोर्स, बट ऑल सेंट्रल फोर्स आर कंजर्वेटिव इन नेचर। तो जो कूलम फोर्स है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, दैट इज कंजर्वेटिव इन नेचर। और जैसे ही ये कंजर्वेटिव फोर्स मैंने बोल दिया, दैट मींस इसका जो वर्क डन है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ टेकन। ठीक है, या फिर मैं बोल सकता हूं एक साइक्लिक लूप में इसका जो वर्क डन होगा, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, दैट इज जीरो। तो सारे जो कॉन्सेप्ट ऑफ मैकेनिक्स है वो फिर से इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो इसके ऊपर मैंने जो एक वर्क एनर्जी थ्योरम के ऊपर एक कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में एक पूरा मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है। अगर आपको अभी भी कुछ मैकेनिक्स में डाउट है इससे रिलेटेड, तो आप वो वीडियो रेफर कर सकते हो। तो ये सारी चीजें इसमें बातचीत आराम से हो जाएंगी कि कूलम, जैसे ही मैंने सेंट्रल फोर्स बोल दिया, वो कंजर्वेटिव फोर्स अपने आप हो गया। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और है कि जो हम लोग बात करते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ में, कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एंड एक्शन एंड रिएक्शन टेक्स प्लेस इन टू सेपरेट बॉडीज। ठीक है, सपोज एक बॉडी ए है और दूसरी बॉडी बी है। अगर ए बी पे कुछ फोर्स लगाता है, देन बी भी ए पे कुछ फोर्स लगाएगी। अगर इस तरह का कंडीशन अराइज होता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि एक्शन रिएक्शन पेयर है और ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो कर रहा है। तो सेम कंडीशन इज अप्लाइड फॉर कूलम्स फोर्स ऑल्सो। अगर मैं बोलता हूं कि दो चार्ज है Q1 एंड Q2, तो Q1 की वजह से फोर्स, ऐसे मैं डिफाइन करता हूं, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक है, दैट इज इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस इज R, मैं ऐसा बोल सकता हूं दिस F21 इज KQ1 बाई KQ1 Q2 बाई आर स्क्वायर। उसी तरह से फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू KQ1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब इसका डायरेक्शन जो होगा वो ऑपोजिट होगा, इक्वल एंड ऑपोजिट होना चाहिए, ऐसे जो भी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो कर रहा है। तो Q1 Q2 पे फोर्स किस डायरेक्शन लगा रहा होगा? अगर दोनों सेम नेचर के हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो Q1 Q2 पे इस डायरेक्शन में चार्ज लगा रहा होगा F, और दैट इज इक्वल टू फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, और Q2 Q1 पे इस डायरेक्शन में लगा रहा होगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और इनका लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा? अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग Q1 एंड Q2। ठीक है, Q1 Q2 को ज्वाइन करता हुआ लाइन के अलोंग इस तरह से फोर्स है। तो मैं बोल सकता हूं कि ये कूलम्स फोर्स जो है वो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मींस ये एक एक्शन रिएक्शन पेयर है, क्योंकि एक्शन एंड रिएक्शन टेक्स प्लेस इन टू डिफरेंट बॉडीज, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, और इनका फोर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम है और इनका डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो ये सारे कंडीशन ऑफ एक्शन रिएक्शन पेयर को फॉलो कर रहा है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि दिस फॉलोज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब इसके ऊपर हम लोग एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं। तो न्यूमेरिकल कुछ इस तरह से, एक सपोज ऑब्जेक्ट है जो कि 2 kg का है और इसके ऊपर 2 कूलम का चार्ज है। एक दूसरा ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, ये 4 kg का है और इसके ऊपर जो चार्ज है सपोज 4 कूलम है। अब रेस्ट पोजीशन से हमने इस तरह से इसको छोड़ दिया। अब कुछ देर के बाद क्या होता है, ये इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगा, क्योंकि दोनों चार्ज का नेचर जो है वो सेम है, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे और उसकी वजह से ये कुछ इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। कुछ टाइम के बाद ये जो 4 कूलम वाला जो ऑब्जेक्ट है वो इस पोजीशन पे आता है और इसकी जो वेलोसिटी होती है वो सपोज v दैट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। तो जाहिर सी बात है कि इसको भी छोड़ा गया है तो ये भी इस डायरेक्शन में इस तरह से भागा होगा, और सपोज ये इस पोजीशन पे है और इसकी वेलोसिटी सपोज v है। तो हमें बताना है कि इसकी वेलोसिटी कितनी है। बहुत बेसिक लेवल का न्यूमेरिकल है, बहुत ही इजी है। तो अब इसमें हम लोगों को बस एक ही चीज ध्यान में रखना है कि हमने बात की थी कि जो कूलम फोर्स है वो एक न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो कर रहा है। दैट मीन्स वो एक एक्शन रिएक्शन पेयर है। तो अगर मैं क्या करता हूं कि मैं 2 kg एंड 4 kg वाले को ऑब्जेक्ट को अपना एक सिस्टम कंसिडर करता हूं, मैं अपना सिस्टम इन दोनों चार्जेस को या इन दोनों बॉडीज को मैं अपना सिस्टम कंसिडर कर लेता हूं। ठीक है, तो ये मेरे पास एक सिस्टम है, इन दोनों बॉडी को मैं एक सिस्टम कंसिडर कर रहा हूं। अगर मैं इसको सिस्टम कंसिडर कर रहा हूं तो ये इनके बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, F इलेक्ट्रोस्टैटिक में बोलता हूं, जो भी कूलम फोर्स है KQ1 Q2 बाई आर स्क्वायर, तो ये एक इसका इंटरनल फोर्स की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि ये इस पे जितना फोर्स लगा रहा है ये उतना ही इसके ऊपर अपना इतना इधर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं इस सिस्टम पे जो एक्सटर्नल फोर्स है मेरा, नेट एक्सटर्नल फोर्स है, नेट एक्सटर्नल फोर्स F एक्सटर्नल ऑन सिस्टम, ऑन दिस सिस्टम, दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि इनके बीच जो फोर्स लग रहा है, अभी हम इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स को इग्नोर कर रहे हैं और ग्रेविटेशनल फोर्स को कंसिडर करने पर भी
तो इसमें कुछ चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स बाद में हम लोग देखेंगे कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कंपैरिजन में बहुत कम होता है, ठीक है। और 2 kg और 4 kg के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स इज वेरी वेरी मिनिमम, तो उसको अभी हम लोग इग्नोर करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, और वो हम लोग देखने वाले भी है, प्रूव भी करेंगे। तो अभी इनके बीच का एक ही फोर्स हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इनके बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इंटरनल फोर्स की तरह बिहेव कर रहा है इसमें, ठीक है। और सॉरी, हाँ, ये जो है ये इंटरनल फोर्स की तरह बिहेव कर रहा है, और इनके इनके बीच का जो एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम है दैट इज इक्वल टू 0। अब अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो मैं बोल सकता हूं सिस्टम का जो मोमेंटम है, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम दैट इज कंजर्व्ड, और मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड। और दूसरे तरीके से मैं ये भी बोल सकता हूं कि इनिशियली इन दोनों को रेस्ट पे छोड़ा गया था, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इनकी 0 थी, तो फाइनली भी इनके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी 0 होनी चाहिए, क्योंकि मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड, और इनिशियली इनका सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे था, तो फाइनली इनका सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे होगा। यही हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन में सीखते हैं बेसिकली, है ना। तो अगर मैं इनका मोमेंटम, सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम को 0 करना चाहूं तो मैं बोल सकता हूं कि इनिशियली सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम 0 है, तो फाइनली भी मोमेंटम को, अगर फाइनल मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास में देखूं या फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की बात करूं, वो फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास को मैं कैसे लिख सकता हूं कि m1v1 प्लस m2v2। तो अगर इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मानता हूं और इधर वाले डायरेक्शन को अगर मैं नेगेटिव मानता हूं, और मैं सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी लिखना चाहता हूं फाइनली, ठीक है। तो फाइनली सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इनिशियली क्योंकि 0 है, इनिशियली दैट इज 0 बिकॉज दोनों रेस्ट पे हैं, फाइनली एक 10 मीटर पर सेकेंड की तरफ से 4 kg वाला इस तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। इस तरफ 10 kg, जो 4 kg है वो 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ 4 × 10 m1v1 प्लस m2v2। यही तो हम लोग लिखते हैं ना, m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2। तो हमें पता है कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इज 0, तो m1v1, और दूसरे के केस के लिए m2v2 अगर हम लोग लिखे तो ये 2 kg का मास है, उसको उसकी वेलोसिटी हमने नेगेटिव, उल्टे डायरेक्शन में माना है, नेगेटिव डायरेक्शन में माना है, तो इसलिए ये माइनस के साथ आएगा, दैट मीन्स 2 × v अपॉन m1 प्लस m2, दैट इज 4 + 2 6 kg, दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये मेरे पास आ जाता है 40, दैट इज इक्वल टू 2 × v, दैट इज v इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इस तरह के सवालों को हम लोग इजीली डील कर सकते हैं। अभी तो इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमने कंसिडर भी नहीं किया है, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बोला जाएगा, मैकेनिक्स का बेसिक लेवल का सवाल। इसमें बस एक ही चीज हमको समझना है कि जो कूलम फोर्स है, अगर हम लोग एक सिस्टम कंसिडर कर ले रहे हैं, तो दोनों पार्टिकल्स को अगर हम लोग एक सिस्टम कंसिडर कर रहे हैं, तो जो कूलम फोर्स है इनके बीच में, वो इंटरनल फोर्स की तरह बिहेव करेगा, और इंटरनल फोर्स की तरह बिहेव करेगा तो सिस्टम का मोमेंटम इज कंजर्व, या फिर दूसरे टर्म्स में हम लोग बोल सकते हैं कि इनिशियली सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट, तो फाइनली वी सेंटर ऑफ मास विल बी एट रेस्ट, ठीक है। और इस तरह से हम इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं m1v1 प्लस m2v2 दैट इज इक्वल टू 0 से। उसी तरह से मैं बोल दूं कि सपोज ये x1 डिस्टेंस चल गया, सपोज ये x1 डिस्टेंस चल गया, तो हमें बताना है कि ये x2 कितना डिस्टेंस चलेगा। तो सेम हम लोग इसमें भी वही कंसेप्ट लगा सकते हैं, जैसे मैं अगर बोलता हूं कि m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू 0, तो उसी तरह से मैं बोल सकता हूं कि m1x1 प्लस m2x2 दैट इज इक्वल टू 0। तो सेम उसी कॉन्सेप्ट को लगा कि हम लोग x1 और x2 के टर्म्स में रिलेशन भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल इसमें बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव साइन का केयर हमको लेना पड़ेगा, जैसे m1v1 प्लस m2v2 के केस में हमने पॉजिटिव नेगेटिव जो डायरेक्शन है वो हमने इसमें कंसिडर किया हुआ है। तो उसी तरह से x1 x2 के टर्म्स में अगर हम लोगों को निकालना रहे तो भी हम लोगों को डायरेक्शन को उस तरह से कंसिडर करना पड़ेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अभी तक हमने बात किया था कि सपोज मेरे पास दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, और सपोज इन दोनों के बीच का सेपरेशन को हम लोग R1 कंसिडर करते हैं, तो Q2 की वजह से Q1 में एक फोर्स लग रहा होगा, तो F, इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं F(1) ड्यू टू 2 F12, तो F12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी K × Q1 × Q2 बाई R1², ठीक है। और उसकी डायरेक्शन इस तरह से हम लोग देंगे। अच्छा, तो सपोज मेरे पास एक तीसरा चार्ज आ गया Q3 सपोज, जिसका कि डिस्टेंस जो है वो Q1 से कुछ R2 डिस्टेंस पे है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है कि इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन चार्जेस, किसी भी दो चार्जेस Q1 और Q2 के बीच में जो इंटरेक्शन फोर्स है F12 is independent of presence and absence of other charges. It's independent of Q3. इसका मतलब force between Q1 and Q2 is independent of presence and absence of Q3. That means अगर मैं Q3 की वजह से अगर 1 में चार्ज फोर्स निकालना चाहूं तो इसको मैं डिफाइन कर सकता हूं
फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 3, और उसका डायरेक्शन इस तरह से होगा वेक्टोरियली देख सकते हैं। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 दैट इज इक्वल टू k इंटू Q1 इंटू Q3 बाई सिंपली R2 स्क्वायर। ठीक है, तो 2 के प्रेजेंस की वजह से 3 के फोर्स में कोई इफेक्ट नहीं आया, और 3 के प्रेजेंस की वजह से 2 के फोर्स में कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को यहां डिफाइन कर सकते हैं। सेम ही चीज है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, दैट मींस मैं बोल सकता हूं यहां पर मल्टीपल चार्जेस रखें, Q1 Q2 Q3 Q4 ऐसा करके Qn चार्जेस यहां पर रहते हैं। तो उन सबका जो नेट फोर्स अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं 1 पे या फिर किसी पे भी कैलकुलेट करते हैं, सपोज 1 पे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम लोग लिखेंगे F ऑन 1 ड्यू टू 2 वेक्टोरियली लिखेंगे, प्लस F ऑन 1 ड्यू टू 3, ठीक है, प्लस F ऑन 1 ड्यू टू फोर्थ चार्ज, ऐसा करते करते F ऑन 1 ड्यू टू n चार्जेस, अगर n चार्जेस प्रेजेंट हो तो इस तरह से हम लोग उसको वेक्टोरियली इस तरह से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से अगर मेरे पास n चार्ज हो और n चार्जों की वजह से फर्स्ट चार्ज में कितना फोर्स लग रहा है, तो इसको हम लोग जो वेक्टोरियली इस तरह से हम लोग सम करके लिख सकते हैं। ठीक है, उसका प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ अदर चार्जेस डज नॉट अफेक्ट द इंटरेक्शन फोर्सेस बिटवीन द चार्जेस। अब अगर हम लोग बातचीत करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में, तो हमें यह तो पता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट इज वीक कंपेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वेरी वीक कंपेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, ये चीज हम लोग बातचीत किया भी था हमने। अब हम लोग ये चीज देखते हैं कि ये किस ऑर्डर का होता है, मतलब ये जो हम लोग बोलते हैं कि वीक होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो वीक है, बट किस ऑर्डर का होता है। तो हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल देखेंगे। हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन्स के बीच में देखना चाहते हैं कि सपोज इन दोनों को हमने सेपरेट किया है आर से, ठीक है, और हमने इसको वैक्यूम में रखा हुआ है, क्योंकि हमको एक मीडियम पता होना चाहिए, उस बेसिस पे हम लोग इसको बता सकते हैं कि इनके बीच का फोर्स कितना है। ठीक है, जो कूलम्स फोर्स हमने देखा था कि किस तरह से मीडियम पे जो के होता है वो किस तरह से मीडियम पे डिपेंड करता है। तो इन दोनों फोर्स का बेसिकली हम लोगों को देखना है कि किस ऑर्डर के होंगे और इन दोनों का रेशियो जो होगा वो किस ऑर्डर का होगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को हमने सेपरेट किया है एट अ डिस्टेंस ऑफ r, कुछ भी डिस्टेंस हम लोग r ले सकते हैं। हम लोग ये चीज देखेंगे कि जो दोनों के बीच का जो फोर्स का जो रेशियो है वो r से इंडिपेंडेंट आएगा, क्योंकि दोनों में r स्क्वायर का टर्म आता है, तो r वहां से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कुछ भी डिस्टेंस पे रखें और हम लोग फोर्स कंपेयर करना चाहते हैं, तो एफ ई हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए, इसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। और ये हम लोग कंपेयर करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स से, दैट इज एफ जी, इसको हम लोग बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए, जैसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की हम लोग बात करें तो ये हो जाता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये हो जाता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। उसी तरह से अगर हम लोग बात करें के की वैल्यू, तो हमने देखा था फॉर वैक्यूम दिस इज 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। उसी तरह से जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हो जाती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ये वैल्यू अगर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, तो ये हो जाएगा के इंटू Q1 Q2 की वैल्यू हो जाएगी ई स्क्वायर अपॉन इन दोनों के बीच का सेपरेशन इज आर स्क्वायर। उसी तरह से अगर हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो ये हो जाएगा जी और m1 m2 दैट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो अगर हम लोग बात करें एफ ई अपॉन एफ जी, ठीक है, तो ये बन जाएगा k इंटू ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा g इंटू एम ई स्क्वायर, दैट मीन्स k अपॉन जी, दैट मीन्स चार्ज ऑन, मैं बोल सकता हूं इलेक्ट्रॉन को मैं लिख सकता हूं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इस टर्म्स में हम लोग डिफाइन करते हैं का स्क्वायर। और ये अप्रोक्सीमेटली जो है आपको जानकर खुशी होगी, ये जो रेंज है ये काफी हाई रेंज होता है, दैट इज 4.1 इंटू 10⁻42 के रेंज में ये वैल्यू होती है। 10⁻42 वेरी हाई, मतलब इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये काफी हाई होता है। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर रहे हैं तो उस समय अगर हम लोग जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अगर इग्नोर करें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऐसे केसेस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कंपैरिजन में हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स को इग्नोर
कर सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। तो इसमें पूछा गया है कि फाइंड मिनिमम पॉसिबल फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2। तो ये जेई का सवाल है। दो चार्ज हमें दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ है बाकी कुछ भी, और दोनों के बीच का 1 मीटर दिया हुआ है। सपोज मैं बोलता हूँ वैक्यूम में इन दोनों के बीच का मिनिमम पॉसिबल फोर्स क्या होगा, Q1 और Q2 इस तरह से दिया हुआ है। बस इतना ही इंफॉर्मेशन हमारे पास। Q1 और Q2 दिया हुआ है, दोनों के बीच का सेपरेशन इज 1 मीटर। तो हमें बताना है इसके बीच का मिनिमम पॉसिबल फोर्स। तो फोर्स हम लोग लिख सकते हैं दैट इज K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उससे हम लोग यहाँ पर लिख देंगे K R स्क्वायर की वैल्यू तो 1 हो जाएगी Q1 इंटू Q2। अब F मिनिमम कब होगा? तो F मिनिमम हम लोग जानते हैं कि चार्ज की जो स्मॉलेस्ट यूनिट अगर हम लोग यहाँ पर पुट कर दें, तो चार्ज की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? चार्ज की जो स्मॉलेस्ट यूनिट मतलब जो मिनिमम पॉसिबल चार्ज है वो हम लोग बात करते हैं, तो वो एक चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। तो इसको इस वैल्यू को अगर हम लोग यहाँ पुट करें तो हमारे पास F मिनिमम की वैल्यू हो जाएगी K स्क्वायर। तो अगर जिसको क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी पता थी तो वो डायरेक्टली इसको इन्फर कर सकता है कि जो मिनिमम फोर्स होगा इस तरह के सिचुएशन में वो K इंटू ई स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते जाते हैं। किसी भी तरह का न्यूमेरिकल्स लिया जा सकता है। एक सपोज इस तरह का हमारे पास न्यूमेरिकल है जिसमें जो 3 चार्ज है उसको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में रखा गया, 60-60 डिग्री होंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इस तरह से। और हमें बताना है कि किसी भी चार्ज पे बाकी 2 चार्जों की वजह से फोर्स कितना आएगा। सब में सेम ही आने वाला है, क्योंकि अगर हम लोग कोई भी एक चार्ज देखें तो बाकी का सिमेट्री के हिसाब से बाकी दोनों चार्ज की वजह से उतना ही फोर्स आने वाला है। तो सपोज हम लोग इस चार्ज पे निकालते हैं, इस चार्ज पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, ठीक है। तो सुपरपोजिशन हम लोग यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सपोज पहले चार्ज पे इस चार्ज की वजह से फोर्स देखेंगे तो वो इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। सपोज मैं इसको F बोलता हूं और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, F की वैल्यू दैट विल बी इक्वल टू KQ स्क्वायर बाई R स्क्वायर, दैट इज A स्क्वायर, ठीक है। दोनों के बीच का सेपरेशन इज A और K, ये तो K है और Q स्क्वायर है। और दूसरे चार्ज, इस चार्ज की वजह से अगर हम लोग बात करें, इस चार्ज की वजह से यहाँ जो फोर्स आएगी वो इस डायरेक्शन में आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू F। तो वो उसकी वैल्यू भी F ही होगी, दैट इज इक्वल टू KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर ही होगा, क्योंकि बाकी सब कुछ कांस्टेंट है, दोनों चार्ज का चार्ज सेम है, दोनों के बीच का सेपरेशन इज आल्सो A। तो इस तरह का सिचुएशन बनेगा। अब हमें क्या करना है, सिंपल यहाँ वेक्टर लगाना है और वेक्टर से हमें इसका रिजल्टेंट निकाल देना है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रिजल्टेंट कैलकुलेट करने के लिए एक तो हम लोग वो मेथड लगा सकते हैं, रूट ओवर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा, दोनों के बीच का एंगल है 60 डिग्री। तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। बट उससे भी आसान तरीके से अगर हम लोग देखें तो बहुत ये दो वेक्टर है, दोनों फोर्स वेक्टर इज सिमेट्री में है, दोनों के बीच का एंगल्स दोनों सेम है, F और ये दोनों F सेम है, ठीक है। और ये 60 डिग्री है, मतलब जो रिजल्टेंट होगा वो 30 डिग्री पे ही आएगा, यहां से 30 डिग्री और इधर से भी 30 डिग्री। तो ये जो F रिजल्टेंट है मैं डायरेक्टली नहीं लिख सकता हूं क्या, F रिजल्टेंट हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू F का cos 30 डिग्री और इस F का cos 30 डिग्री, दोनों F का cos 30 डिग्री। बिकॉज अगर हम लोग बात करें तो F का ये वाला इसके अलोंग जो कंपोनेंट आएगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। F का इसके अलोंग जो कंपोनेंट आएगा, इस F का इसके अलोंग जो कंपोनेंट आएगा, तो कंपोनेंट्स हम लोग बहुत इजीली से बोल सकते हैं कि ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और इस डायरेक्शन में जो दोनों का कंपोनेंट है वो ऐड हो जाएगा। तो F रिजल्टेंट में डायरेक्टली इस तरह से लिख सकता हूं कि F cos 30 डिग्री का 2 टाइम्स, बहुत ही आसानी। और जिसको इन समझ में नहीं आता बहुत ही ईजी है वैसे, तो रूट ओवर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 60 डिग्री उससे निकाल लेना, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू F की वैल्यू कितना है KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर इंटू cos ऑफ 30 डिग्री इज √3/2। तो ये सिंपल यहां से आ जाता है √3 KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर। तो ये मेरे पास F रिजल्टेंट आ गया। तो इस तरह के मैकेनिक्स के छोटे छोटे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। कभी इसमें ट्रायंगल में रखा है, कभी इसको स्क्वायर में रख सकता है, कभी किसी का जो चार्ज है वो सपोज Q दिया हुआ वहां पर नेगेटिव चार्ज कर देगा तो फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। इस तरह से हम लोग इसका रिजल्टेंट जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर्स का कैलकुलेशन है, तो बहुत ही ईजी आता है। इसके ऊपर बच्चों जैसे क्वेश्चन आते रहते हैं, बट ये वेक्टर्स का सवाल हो गया, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सवाल भी नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या था, F इक्वल्स टू KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर, बाकी से पूरा का पूरा वेक्टर था। तो वेक्टर्स के इस तरह से सवाल इजी वाले सवाल बन सकते हैं। इसी तरह का एक क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, ठीक है। सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो 3 चार्जेस रखे हुए इस तरह से इक्विलेटरल ट्रायंगल है और तीनों का चार्ज का वैल्यू सेम है Q और हमें बताना है इसके जो सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड पे एक चार्ज रखा हुआ है कैपिटल Q।
तो इस चार्ज पे नेट फोर्स कितना है। तो अगर हम लोग बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो जो फोर्स है, अगर हम लोग देखें तो एक फोर्स F1 F2 और F3 जो इस पे फोर्स लगा रहा है, ध्यान से देखो, बहुत ही इजी तरीके से ये बन जाएगा। तो F1 F2 F3 हम लोग देखते हैं। दिस इज माई F2, दिस इज माई F3 एंड दिस इज माई F1। मुझे बिल्कुल भी निकालने की जरूरत नहीं है कि ये जो तीनों हैं, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये तीनों सेम होंगे। इसको मैं F बोलता हूं क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये तीनों फोर्स सेम होंगे, ठीक है। और तीनों के बीच का एंगल अगर मैं बोलूं कि 120 डिग्री है तो ये भी सिमेट्री से देखा जा सकता है बहुत ही इजीली। तो अगर तीन फोर्सेस 120 डिग्री में होते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होता है दैट इज इक्वल टू 0। अगर ये पता है तो डायरेक्टली कोई बोल सकता है इसका आंसर विल बी 0। नेट फोर्स एट द सेंटर या फिर नेट फोर्स ऑन अ चार्ज दैट इज प्लेस्ड एट द सेंटर दैट इज क्यू चार्ज, इस पे जो नेट फोर्स होगा दैट विल बी इक्वल टू 0। अगर नहीं समझ में आता तो सिंपल कंपोनेंट्स लेके देख लो। सपोज ये चार्ज है F, सॉरी ये फोर्स है F, दूसरा फोर्स है F और सिमेट्री है, पूरी तरह से सिमेट्री है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि F का ये कंपोनेंट, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। तो F cos 60 F cos 60। तो अगर हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन में देखें, जे कैप डायरेक्शन में देखें, तो जे कैप डायरेक्शन में हम लोग देख सकते हैं कि ये जो हो जाएगा F cos 60 डिग्री, रिजल्टेंट में लिख रहा हूं, प्लस F cos 60 डिग्री, और नीचे में एक F नीचे में है, ये वाला फोर्स, ये वाला फोर्स नीचे में है, तो ये माइनस में आ जाएगा, माइनस F। तो F cos 60 डिग्री इज F/2 प्लस F/2 माइनस F दैट इज इक्वल टू 0। तो जे कैप में सारे 0 हो गए। अब हम लोग आई कैप में देखते हैं। तो आई कैप मतलब ये वाला, इधर वाला देखेंगे, ये 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है। तो आई कैप में देखेंगे तो सिंपल हो जाएगा, आई कैप में बोल रहा हूँ, तो F cos 30 डिग्री और दूसरा वाला माइनस में आएगा, माइनस F cos 30 डिग्री दैट इज इक्वल टू 0। तो इतना तो पता रहना चाहिए, वेक्टर जब पढ़ते हैं तो ये पता होता है हमें कि तीन फोर्सेस अगर सेम, तीनों का फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इज सेम, F F F, अरे यहाँ से हम लोग देख सकते हैं तीनों का मैग्नीट्यूड इज सेम, तो अगर तीनों 120 डिग्री पे हैं तो तीनों का जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी इक्वल टू 0। अब मेरे पास कुछ इस तरह का सवाल है, एक सर्कुलर मेरे पास घड़ी है और सर्कुलर घड़ी में क्या है मेरे पास, इसकी रेडियस जो है दैट इज इक्वल टू a, और इसमें जो भी रीडिंग है या फिर जो भी सुई की जो रीडिंग होती है 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 12 तक होती है। तो अगर सपोज कुछ ऐसा किया गया है कि सपोज यहाँ पर 12 है, ठीक है, अगर सुई यहाँ पे 12 है दैट मीन्स यहाँ पर 12 कूलम रख देते हैं, ठीक है। और उसी तरह से यहाँ पे कितना होता है, यहाँ पे हो जाता है 3 होता है ना, तो यहाँ पर 3 कूलम रख दिया मैंने चार्ज। यहाँ पर 6 बजा है तो 6 कूलम रख दिया। यहाँ पे 9 होता है तो यहाँ पे मैंने 9 कूलम रख दिया। तो इसी तरह से बाकी को फिर फिलअप करते हैं। 1 कूलम यहाँ पे रखा हुआ है, जहाँ पे 2 का रीडिंग है वहाँ पे 2 कूलम रखा हुआ है। 3 के बाद यहाँ 4 कूलम रखा हुआ है, यहाँ पे 5 कूलम रखा हुआ है। 6 के बाद यहाँ पर 7 कूलम रखा हुआ है, यहाँ पे 8 कूलम रखा हुआ है, यहाँ पे 9 कूलम रखा हुआ है, 9 कूलम तो हो गया, 10 कूलम रखा हुआ है, और यहाँ पे 11 कूलम इस तरह से रखा हुआ है। तो हमें बताना है यहाँ पर सपोज एक चार्ज मैं क्यू प्लेस कर देता हूँ, तो इस पे जो नेट चार्ज है वो कितना है। तो अभी भी बहुत ही सिंपल है। अगर हम लोग ध्यान से देख रहे हैं तो अगर हम लोग एक पेयर लें, सपोज मैं कौन सा पेयर लूं, सपोज 9 का लेता हूं मैं और 3 का एक पेयर लेता हूं। तो 9 और 3 के पेयर की वजह से क्या होगा कि एक जो फोर्स आएगा, इस क्यू पे मैं फोर्स बना रहा हूं, इस क्यू पे अगर हम लोग फोर्स बनाए तो एक फोर्स जो आएगा 9 की वजह से वो इस डायरेक्शन में आएगा और उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो 9 टाइम्स होगा, 9F मैं बोलता हूं, और इस 3 की वजह से इधर इस डायरेक्शन में 3F फोर्स आएगा। F को मैं बोलता हूं सपोज K इंटू Q बाई, सपोज दिस इज माई K Q1 इंटू ये Q दैट इज इक्वल टू 1 हो गया, दैट इज A² और Q इज इक्वल टू 1 हो गया सपोज। इस तरह से हम लोग डिफाइन किए। तो 9 कूलम की वजह से कितना चार्ज आएगा, क्या कितना फोर्स आएगा वो हम लोग देखते हैं। फोर्स इक्वल टू K इंटू Q अपॉन A² इंटू 9 कूलम की वजह से आ जाएगा 9, यहाँ पे 9 आ जाएगा। उसी तरह से 3 की वजह से कितना आ जाएगा, 3 की वजह से आ जाएगा F ड्यू टू 9 कूलम मैं लिख रहा हूँ, F ड्यू टू 3 कूलम जो आ जाएगा वो आ जाएगा KQ बाई A² इंटू 3, इस तरह से आ जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि KQ बाई A² को मैं अपना सेपरेट इस तरह से F डिनोट करता हूँ, F से डिनोट करता हूँ, ठीक है, F से रिप्रेजेंट करता हूँ मैं इसको। मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, मैं अपना F डिफाइन कर रहा हूँ। सपोज आई एम डिफाइनिंग माई F दैट इज इक्वल टू KQ बाई A², ठीक है। तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि जो 3F हो गया
वो 3 की वजह से जो चार्ज 3 की वजह से जो फोर्स लग रहा होगा वो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, 3 कूलम की वजह से इसमें इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, 9 कूलम की वजह से इसमें इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा। तो एक 9F लग गया, 9 टाइम्स ऑफ दिस फोर्स, और 3 की वजह से 3 टाइम्स ऑफ दिस फोर्स लग रहा है। अब अगर हम लोग पेयर इसमें निकालना चाहें, अगर हम लोग देखें, इसको मैं हटा देता हूं अभी, अगर हम लोग पेयर की इसमें खोज करें, ठीक है, तो अगर हम लोग देखें कि इसमें जो नेट 9 कूलम और 3 कूलम की वजह से जो नेट फोर्स आ रहा है, वो अगर देखें तो ये इस डायरेक्शन में इफेक्टिवली कितना 6 टाइम्स ऑफ एफ लग रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में 6 टाइम्स ऑफ एफ लग रहा है। अब बहुत सारे पेयर्स को देखो, अब 2 कूलम को और 8 कूलम दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में नेट 6F फोर्स लग रहा है। उसी तरह सबके पेयर बनेंगे, 4 कूलम को देखो और 10 कूलम को देखो, तो 4 कूलम और 10 कूलम की वजह से इधर भी एक 6F लग रहा होगा। उसी तरह से 1 कूलम को देखो और 7 कूलम को देखो, तो इसकी वजह से एक फोर्स इस डायरेक्शन में 6F लग रहा होगा। उसी तरह से 11 कूलम को देखो और 5 कूलम, 11 माइनस 5 एक 6F इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। उसी तरह से 12 कूलम को देखें और 6 कूलम को देखें, तो नीचे की डायरेक्शन में 6F फोर्स लग रहा है। अब इसको बस मुझे रिजल्टेंट लेना है, तो बाकी सब चीज मैं हटा देता हूं यहां से। F मेरे पास तो निकाला हुआ है, ठीक है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इस डायरेक्शन में एक तो 6F आ गया 9 और 3 की वजह से, ठीक है, और एक जो है वो 8 जो 2 कूलम और 8 कूलम की वजह से आएगा 6F, वो इससे 30 डिग्री बनाएगा, क्योंकि घड़ी के हर एक रीडिंग के बीच का जो एंगल होता है, जैसे 2 और 3 के बीच का एंगल 30 डिग्री होगा, पूरे कंप्लीट में 12 रीडिंग होती है, उसमें 360 डिग्री होता है, तो हर एक के बीच का जो एंगल होगा वो 30 डिग्री इस तरह से होगा। तो इन फोर्सेस के बीच का भी एंगल जो होगा वो 30 डिग्री होगा। तो ये 2 वाले के वजह से आ गया, 7 और 1 की वजह से एक आ जाएगा 6F, वापस से यहां से नेट जो एंगल होगा उसका 60 डिग्री होगा, क्योंकि हर एक के बीच का एंगल 30 डिग्री है, तो ये एंगल विल बी 60 डिग्री। उसी तरह से मैं इधर भी एक बना सकता हूं, इधर भी एक बना सकता हूं, और एक फाइनल जो आएगा वो 12 और 6 की वजह से एक नीचे की डायरेक्शन में इस तरह से आएगा 6F, सबका मैग्नीट्यूड इज 6F। अब इसका मुझे बेसिकली वेक्टर सम लेना है, तो वेक्टर सम सबसे पहले मैं आई कैप डायरेक्शन में लेता हूं, ठीक है, आई कैप डायरेक्शन में पहले मैं एफ के टर्म्स में निकाल दूंगा, फिर बाद में मैं एफ की वैल्यू ये पुट कर दूंगा। तो सबसे पहले तो आई कैप में एक 6 तो आ गया 6F इसकी वजह से। अब ये 6F और ये 6F की वजह से 2 टाइम्स ऑफ 6F और कॉस 30 डिग्री आ जाएगा, और इसके बाद इस 6F और इस 6F की वजह से 2 टाइम्स ऑफ 6F का कॉस 60 डिग्री कंपोनेंट आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आई कैप डायरेक्शन में नेट फोर्स। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं 6F प्लस 12F का कॉस 30 डिग्री इज √3/2, और ये हो जाएगा 12F का कॉस 60 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 1/2। तो इस तरह से हम लोग आई कैप डायरेक्शन में नेट फोर्स निकाल सकते हैं। उसी तरह से अगर मैं जे कैप डायरेक्शन में नेट फोर्स निकालूं, तो जे कैप डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना हो जाएगा, इसमें ध्यान से देखो, ये 6F और इस 6F का जो जे कैप का डायरेक्शन में वो इक्वल एंड ऑपोजिट रहेंगे, तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, उसकी वजह से 0 होगा। इस 6F की वजह से तो 0 है ही, क्योंकि ये आई कैप डायरेक्शन में, इस 6F का और इस 6F का जो जे कैप में आएगा वो इक्वल एंड ऑपोजिट आएगा, जो कि कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जे कैप डायरेक्शन में मेरे पास एक ही 6F का डायरेक्शन का फोर्स बचा, दैट इज इक्वल टू 6F, और वो माइनस जे कैप डायरेक्शन, माइनस साइन के साथ आएगा, क्योंकि वो नीचे की डायरेक्शन में होगा। तो आई कैप की डायरेक्शन में मैं Fx बोल सकता हूँ, ये Fx मेरे पास आ गया, ये मेरे पास Fy आ गया, दैट इज -6F, और ये मेरे पास Fx आ गया। तो इन दोनों का जो Fx और Fy का जो रिजल्टेंट होगा वो मुझे नेट फोर्स निकाल के देगा, दैट इज इक्वल टू Fx स्क्वायर प्लस Fy स्क्वायर से मैं निकाल सकता हूँ, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल विल भी 90 डिग्री। तो फिर बाद में मैं ये F की वैल्यू भी पुट कर सकता हूँ। तो इस तरह से हम लोग किसी भी तरह का जो सवाल होगा वेक्टर से रिलेटेड, इस तरह के सवाल को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें कुछ मैथमेटिक्स बेस्ड भी कुछ क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन हो सकते हैं। सपोज मैं बोलता हूँ कि सपोज ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस में क्या किया गया मेरे पास में कि 1 मीटर में 1 कूलम रखा गया चार्ज, 2 मीटर में 8 कूलम चार्ज रखा गया, 3 मीटर में 27 कूलम चार्ज रखा गया, ऐसे करते करते 10 मीटर में
1000 कूलम चार्ज रखा गया है, ठीक है। बीच में और भी चार्जेस आएंगे, ऐसा करते करते 10 मीटर में 1000 कूलम का चार्ज रखा है। तो मुझे बताना है इन सब चार्जों की वजह से, 1 कूलम, 8 कूलम, 27 कूलम, 1000 कूलम की वजह से 1 कूलम वाले जो चार्ज है उस पर कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो सबका फोर्स बेसिकली हमें ऐड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ऐड करते हैं, समेशन करेंगे तो वो कैसा होगा, सबका डायरेक्शन तो एक ही डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, ठीक है। सबका फोर्स का डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में होगा। तो मैं फोर्स लिखता हूं एफ नेट। चलो सबसे पहले 1 कूलम की वजह से निकालते हैं, दैट इज इक्वल टू के इंटू Q1 Q2। तो ये हो जाएगा 1, क्योंकि 1 कूलम इंटू 1 कूलम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, दैट इज 1 स्क्वायर, प्लस के इंटू सेकेंड में 8 कूलम के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो जाएगा 8/2 स्क्वायर। ऐसे करते करते के इंटू 27 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर, ऐसे करते 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 के इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 10 स्क्वायर। तो अब हम लोग इसको ध्यान से देखें तो एक सीरीज बन रही है। हम लोग इसको लिख सकते हैं के इंटू, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 क्यूब अपॉन 1 स्क्वायर, 1 क्यूब। दूसरे को मैं लिख सकता हूँ 2 क्यूब अपॉन 2 स्क्वायर, प्लस तीसरे को मैं लिख सकता हूँ 3 क्यूब अपॉन 3 स्क्वायर, और इस तरह से लिख सकता हूँ के इंटू 10 क्यूब अपॉन 10 स्क्वायर। अब ध्यान से देखो ये क्या बनने जा रहा है, ये बन जाएगा के प्लस 2k प्लस 3k प्लस ऐसा करते करते 10k, दैट इज के। अगर मैं इसमें से कॉमन निकाल दूं तो ये बन जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसे ऐसे करते करते 10, ठीक है। तो इसका सम क्या होता है, समेशन ऑफ n, सिंपल हम लोग यहाँ यूज कर रहे हैं, समेशन ऑफ n इज व्हाट, n इंटू n प्लस 1 बाई 2, n इंटू n प्लस 1 बाई 2, और n इसमें कितना है 10 है, तो 10 इंटू 11 बाई 2 दैट इज इक्वल टू 55। तो इसका जो नेट बनेगा वो बन जाएगा 55k। ये जो टर्म है इसकी जो वैल्यू आ जाएगी, इसको सॉल्व करके देखना, दिस वैल्यू विल बी 55k n इंटू n प्लस 1 बाई 2 से, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है बेसिकली। अब इसी के ऊपर एक दूसरा सवाल जो मैथ्स का ही सवाल है बेसिकली, वो इस तरह से बनाया जा सकता है, बहुत अलग अलग तरीके से इसमें सवाल बनाया जा सकते हैं। तो क्या किया हमने, एक 1 कूलम का चार्ज रखा है सेंटर पे, ठीक है, सेंटर पे ओरिजिन पे एक 1 कूलम का चार्ज रखा है, और एक 1 कूलम का चार्ज 1 मीटर पे, -2 कूलम का चार्ज 2 मीटर पे, 3 कूलम का चार्ज 3 मीटर पे, तो इस तरह से -4 कूलम का चार्ज 4 मीटर पे, इस तरह से इन्फिनिटी तक हम लोग 1-1 मीटर की दूरी पे चार्ज रखते गए। अब इन सारी चार्जों की वजह से जो 1 कूलम वाला चार्ज है जो कि ओरिजिन पे रखा हुआ है, इस पे कितना फोर्स आएगा, ये बेसिकली हमको कैलकुलेट करना है। तो बहुत ही सिंपल है, एफ नेट मैं बोल सकता हूँ, सिंपल हम लोग लिखते जाते हैं इसको, के इंटू क्यू स्क्वायर, दैट के Q1 Q2 दैट इज 1 इंटू 1 अपॉन 1 स्क्वायर, माइनस एक साइन आ जाएगा 2 कूलम के लिए, तो के इंटू 2 बाई 2 स्क्वायर, प्लस के इंटू 3 बाई 3 स्क्वायर, और ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें हम लोग के को अगर कॉमन निकाल देते हैं तो ये बन जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3, इस तरह से करते करते इन्फिनिटी तक जाएगा। तो एक चीज हमें पता है, ln 1 प्लस एक्स, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ln 1 प्लस एक्स की एक सीरीज होती है जिसको कि हम लोग डिफाइन करते हैं x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स रेज टू पावर 4 बाई 4, इस तरह से ln 1 प्लस एक्स का एक सीरीज होता है। और इस x की जगह अगर हम लोग 1 पुट कर देते हैं तो ln ऑफ 2 बन जाएगा 1 माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 4, इस तरह से करते करते इन्फिनिटी। और ध्यान से देखें तो ये जो चीज है वो क्या बन रहा है एक्चुअल में, ये k इंटू ln2 का ही एक सीरीज बन रहा है। तो मैं बोल सकता हूं कि एफ नेट जो है दैट इज इक्वल टू k इंटू ln2। तो इस तरह से हम लोग इस सीरीज को इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन, मैथ्स के क्वेश्चन हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस तरह से आ सकते हैं इसमें। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है एक चार्ज है Q1 और एक दूसरा चार्ज है Q2 जिसका कि मास है m, और इनिशियली जो Q2 चार्ज है वो रेस्ट पे था, दैट वाज वेलोसिटी वाज 0, और इनिशियली इसका जो डिस्टेंस था Q1 चार्ज से दैट वाज इक्वल टू r1। हमें बताना है जब इसको यहां से रेस्ट पे छोड़ा गया Q2 और जिसका कि मास m था, उसको इस पोजीशन पे r1 डिस्टेंस, Q1 से r1 डिस्टेंस पे रेस्ट पे छोड़ा गया, जब वो r2 पे पहुंच जाता है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है। R2 यहां से हम लोग मेजर कर रहे हैं, तो जब R2 पे ये पहुंच जाता है तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए अगर हम लोग एक काम करते हैं कि हम लोग देखना चाहते हैं, क्योंकि इसमें जो फोर्स लग रहा है वो वेरी कर रहा है, ठीक है। तो अगर सपोज ये यहां से x डिस्टेंस पे पहुंच जाता है, अगर
ये जो चार्ज है Q2 चार्ज यहाँ से x डिस्टेंस पर पहुंच जाता है, तो इस पर फोर्स कितना लग रहा है पहले तो वो देखते हैं, क्योंकि वो फोर्स वेरी कर रहा होगा। तो वो जो फोर्स है एट डिस्टेंस x हम लोग बोलते हैं, फोर्स का फंक्शन x बोलते हैं, तो ये हो जाएगा k इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, दोनों के बीच का डिस्टेंस। सिंपल। अगर मैं इस फोर्स को इंटीग्रेट कर देता हूं, मैं f का dx लेता हूं, f dx इंटीग्रल f dx, तो f dx मुझे क्या देता है, ये मुझे देता है वर्क डन। और वर्क डन क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हम लोग इसमें लिख सकते हैं, नेट वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। और ये जो dx है ये कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, इनिशियली ये r1 था, x वाज r1, और ये फाइनली कहां तक जा रहा है, r2 डिस्टेंस तक जा रहा है। बस इससे यहां से सॉल्व हो जाएगा, सिंपल। तो r1 टू r2 मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं f को, दैट इज k इंटू Q1 इंटू Q2 बाई एक्स स्क्वायर dx, दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल वाज सपोज फाइनल वेलोसिटी इज v, तो हाफ mv स्क्वायर इसका हो गया, और इनिशियली इसका था 0, तो 0 इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। बाकी k इंटू Q1 इंटू Q2 ये तो कांस्टेंट है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रल होगा वो क्या हो जाएगा, -1 अपॉन एक्स। तो -1 अपॉन एक्स फ्रॉम r1 टू r2 दैट इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। तो यहां से मैं बोल सकता हूं k Q1 Q2 इंटू 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, और ये 2 जो है ये मैं इस डायरेक्शन यहां पर ले जा रहा हूं, और अपॉन m मैं इधर लेके जा रहा हूं, m को मैं यहाँ पे ऐसा लिख रहा हूँ, दैट इज इक्वल टू v स्क्वायर। तो यहाँ से मैं v कैलकुलेट कर सकता हूँ इस तरह से। यहाँ थोड़ा सा मैं इसको बता देता हूँ, दिस इज m, नीचे वाला जो टर्म है ना दिस इज m। एक बार फिर से यहाँ से अरेंज कर देता हूँ इसको मैं, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। दिस इज माई m। तो इस तरह से मैं वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकता हूँ। बहुत ही ईजी क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। अब एक दूसरा इस तरह का क्वेश्चन एक्सपेक्ट किया जा सकता है। सपोज एक रॉड है, ठीक है, एक रॉड है जिसका कि लीनियर चार्ज डेंसिटी है लेमडा, दैट मीन्स इसका चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज लेमडा, दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि चार्ज पर यूनिट लेंथ वो एक कांस्टेंट है पूरे लेंथ के लिए, दैट इज इक्वल टू लेमडा। ठीक है, तो लेमडा को मैं अगर लेंथ से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो चार्ज मुझे देगा। तो मुझे बताना है कि एक चार्ज Q है, ठीक है, उस पे इसकी वजह से फोर्स कितना आएगा। तो सपोज ये डिस्टेंस इज r, इस डिस्टेंस को सपोज मैं r कंसीडर करता हूं। ठीक है, तो ये बेसिकली ये सवाल है मेरे पास, ये वाले डायग्राम को देखो। तो इस रॉड की वजह से इस चार्ज पे, Q चार्ज पे फोर्स कितना आएगा। तो इसको हम लोगों को इस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा कि, क्योंकि हर एक छोटा छोटा एलिमेंट को अगर कंसिडर करते हैं हम लोग, सपोज मैं एक को सेलेक्ट कर लेता हूँ, हाँ, सपोज मैं इस वाले इस वाले के लिए मैं बात करता हूँ। ये सपोज ये dx विड्थ का रॉड का एक एलिमेंट है, इस रॉड के एलिमेंट की वजह से इस चार्ज पे फोर्स कितना आ रहा है। अगर मैं ये करके पूरे रॉड के लिए मैं सारे एलिमेंट का अगर मैं एडअप कर देता हूं तो मुझे नेट फोर्स मिल जाएगा। तो इसका सपोज ये डिस्टेंस इज x, सपोज ये जो dx एलिमेंट मैंने कंसिडर किया है उसका इस चार्ज से, q चार्ज से जो लेंथ है दैट इज इक्वल टू x, जो कि दूरी है। तो मैं इस पे अगर फोर्स बोलूं तो फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ x में लिख सकता हूं, दैट इज इक्वल टू k इंटू q की बात करता हूं मैं। तो ये जो dx एलिमेंट है उसका उस पर चार्ज कितना है, तो वो dx लेंथ को मैं अगर लेमडा से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो मुझे चार्ज दे देगा। दैट मीन्स मैं लेमडा dx बोल सकता हूं इनटू Q2 जो चार्ज ये वाला चार्ज है दैट इज Q अपॉन ये डिस्टेंस इज x स्क्वायर। सिंपल, ये मेरे पास f आ गया, df आ गया, सॉरी दिस इज माय df, क्योंकि ये dx एलिमेंट की वजह से इस पे फोर्स आ रहा है, दिस इज माय df। अगर मैं इस df को इंटीग्रेट कर दूं तो मुझे नेट फोर्स मिल जाएगा इस पूरे रॉड की सारे एलिमेंट की वजह से। तो दैट इज इक्वल टू k इंटू क्यू इंटू लेमडा इंटू dx, इसको मैंने सजा दिया इस तरह से, अपॉन x स्क्वायर। अब जो x है वो कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, ठीक है, तो x जो है वो यहाँ ये जो लेंथ है दैट इज r से लेके वो कहां तक वेरी कर रहा है, r से लेके ये L प्लस r तक वेरी कर रहा है। अगर रॉड का जो लेंथ है इसको मैं L कंसिडर कर रहा हूं, दिस इज माई L, रॉड का जो टोटल लेंथ है दैट इज L। तो ये x जो वेरी कर रहा है वो r से लेके r प्लस कैपिटल L तक वेरी कर रहा है। तो बस मुझे इसको इंटीग्रेट कर देना, ठीक है। तो ये बन जाएगा k q लेमडा इंटू ये बन जाएगा 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन r प्लस L।
क्योंकि ये सिंपल, ये कितना आ जाएगा, के क्यू लेमडा इंटू -1/x आ जाएगा फ्रॉम आर टू आर प्लस एल। ठीक है, इसको जब हम लोग यहाँ से पुटअप करेंगे तो ये इस तरह का रिजल्ट हमारे पास में आ जाएगा। तो इस तरह के प्रॉब्लम को भी, जिसमें हम डिस्ट्रीब्यूटेड जो चार्ज है, इस तरह का सिचुएशन दिया हुआ है, इसमें भी हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अभी तो मैंने ऐसा पूछा कि रॉड की वजह से छोटे चार्ज क्यू पे कितना फोर्स लग रहा है। सेम चीज उल्टे तरीके से भी पूछा जा सकता है। इस चार्ज की वजह से, इस स्मॉल क्यू जो क्यू दिया हुआ है, इस चार्ज की वजह से रॉड में कितना फोर्स लग रहा है, तो ये इस पे जितना फोर्स लगाएगा रॉड भी उस पर उतना ही फोर्स लगाएगा। तो भी सेम मेथड इसमें यूज करेंगे हम लोग, क्योंकि रॉड जितना चार्ज पे लगा रहा है फोर्स, चार्ज भी उतना ही रॉड पे लगा रहा है। तो इस तरह के सवाल भी बनाए जा सकते हैं इसके ऊपर। अब मेरे पास कुछ ऐसा सिचुएशन है, एक सपोज मेरे पास ये चार्ज है, ये सपोज 1 कूलम है, एक दूसरा चार्ज है, दिस इज माई 4 कूलम। अब मुझे बताना है कि एक टेस्ट चार्ज मुझे रखना है, सपोज Q इज माई टेस्ट चार्ज, तो मैं इसको किस पॉइंट पे रखूं, इन दोनों इस लाइन में किस पॉइंट पे रखूं ताकि वो इक्विलिब्रियम में रहे। ठीक है, मुझे इसी लाइन पे रखना है, इस व्हाइट वाली लाइन पे कहीं पे रखना है, जिसपे इस टेस्ट चार्ज पे कोई फोर्स ना लगे, तभी वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो क्या मैं उस टेस्ट चार्ज को यहां रख सकता हूं? तो देखो, अगर मैं यहां रखता हूं तो 1 कूलम की वजह से चार्ज जो लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, और 4 कूलम की वजह से भी जो जो फोर्स लगेगा वो भी इसी डायरेक्शन में लगेगा। तो इन दोनों का जो फोर्स का वो ऐड हो जाएगा, वो कभी जीरो के इक्वल नहीं आ सकता है। तो मैं चार्ज को यहां तो नहीं रख सकता हूं। तो अगर मैं दूसरा ट्राई करता हूं, मैं सपोज इस लाइन में कहीं इस डायरेक्शन में रखूं, तो भी मैं देखता हूं कि 4 कूलम की वजह से जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा, 1 कूलम की वजह से जो फोर्स लगेगा वो भी इस डायरेक्शन में लगेगा, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे भी इस पे फोर्स जीरो नहीं हो सकता है। तो अब मुझे चार्ज को कहीं पे, इस जगह पे कहीं पे बीच में रखना पड़ेगा। ठीक है, जो टेस्ट चार्ज है वो मेरा पॉजिटिव चार्ज है, ये मेरे एजम्पशन है मेरा। तो अगर मैं यहाँ पे कहीं पे रखता हूँ, बीच में कहीं पे रखता हूँ, ठीक है, तो मैं देखना चाहता हूँ कि इस पे जो नेट फोर्स है उसको मैं जीरो की इक्वेट करना चाहता हूँ। तो सपोज इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है इनिशियली दैट वाज 1 मीटर। ठीक है, तो हमें बताना है कि कहाँ पे रखा जाए कि इस पे जो नेट फोर्स है दैट इज इक्वल टू 0। तो सपोज यहां से x डिस्टेंस की दूरी पे इसको रखा गया, अगर मैं ये x बोलता हूं तो ये मेरे पास 1 - x ऑटोमेटिकली हो जाता है यहां से डिस्टेंस। ठीक है, तो फोर्स ड्यू टू 1 कूलम मैं बोलता हूं, फोर्स ड्यू टू 1 कूलम, इस पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा k इंटू Q1 Q2। तो एक तो 1 हो गया डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अब मैं 4 कूलम की वजह से इस पे फोर्स लगाना चाहूँ तो दोनों इक्वल सॉरी दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो इसकी वजह से तो इधर आ गया, 4 कूलम की वजह से इस डायरेक्शन में कहीं आएगा। तो ड्यू टू 4 कूलम चार्ज, तो मैं लिख सकता हूँ ये चीज हो जाएगा 4kq बाई 1 - x का होल स्क्वायर। अब मुझे बस इन दोनों चार्ज को, इन दोनों फोर्स को इक्वेट करना है ताकि वो इक्विलिब्रियम में हो जाए। तो F1 = F4, इस तरह का सिंपल क्वेश्चन आ सकता है, पूछा जा सकता है। 4kq अपॉन 1 - x का होल स्क्वायर, तो kq से ये kq कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये बन जाएगा मेरे पास में 4x² दैट इज इक्वल टू 1 - x होल स्क्वायर। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ 4x² इक्वल्स टू 1 + x² - 2x, और यहाँ से मेरे पास आ जाएगा x², सॉरी ये x² अगर इधर जाता है तो ये बन जाएगा 4, ये हो जाएगा 3x² प्लस 2x - 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ 3x² माइनस सॉरी प्लस 3x माइनस x - 1 दैट इज इक्वल टू 0। और इसको मैं अगर फर्दर सॉल्व करूँ तो मैं बाकी को इरेज करता हूँ, 1 मिनट। अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँ तो ये बन जाएगा, 3 कॉमन लेता हूँ, 3x कॉमन ले लिया, इसमें बन जाएगा x + 1 - 1 कॉमन ले लिया, ये बन जाएगा x + 1 दैट इज इक्वल टू 0। और ये मेरे पास x की एक वैल्यू आ गई -1, और x की दूसरी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में 1/3। तो x तो -1 वाला वैल्यू डिस्कार्ड हो गया, x = 1/3 वाले वैल्यू हम लोग लेंगे। तो यहाँ से ये जो दूरी होगी ये 1/3 दूरी हो जाएगी। ठीक है, तो 1 कूलम से 1/3 मीटर की दूरी पे यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम होगा, टेस्ट चार्ज जो होगा, जो जिसको हमने पॉजिटिव मान रखा है, वो इक्विलिब्रियम पे आएगा। तो इस तरह से इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि इसमें हम लोग मैकेनिक्स के सारे कॉन्सेप्ट्स को इसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ हम लोग मैकेनिक्स पूरी तरह से इंटरमिक्स कर सकते हैं, और इसमें बहुत तरीके के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं।
तो हमने कुछ प्रॉब्लम्स को इसमें टच करने की कोशिश की है, तो होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।